तो स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जहां हमने लास्ट यानी कि डे बिफोर यस्टरडे हमने जहां छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, हमने उस दिन बात की थी सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हमने बात की थी, और हिस्ट्री में हमने देखा था कि कुछ ऐसे हमने हिस्ट्री में ऐसी भी चीज़ें देखी जो कि हमें पहले मतलब कि जिन लोगों का कंप्यूटर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी बेसिक उन्होंने बनाई, लेकिन शायद वो किसी वजह से इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सके, तो लिहाजा हिस्ट्री में उनका नाम उस हवाले से नहीं आया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी पहले डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस किया गया था जिस पे काम किया गया, ठीक है, ये था ENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसकी तस्वीर भी, लेकिन इससे पहले भी डिजिटल कंप्यूटर एक तैयार हो चुका था। ठीक है, वो था एटनॉस ऑफ बैरी। ठीक है, कंप्यूटर ABC। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने बनाया था, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं कर सके थे ड्यू टू सम जो है वो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने काम किया, लेकिन फंडिंग की वजह से काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ही था। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस ही थी ये। ठीक है, लेकिन ये शायद मार्केट में मतलब कि हिस्ट्री में इनके नाम से वो नहीं रही, लेकिन ये फर्स्ट, ये इसको आप फर्स्ट सर बेटा। सर आज 9 क्लास की वो क्लास जी है। जी हाँ, 9 की बेटा कौन सी? अभी 9 की आपकी कंप्यूटर क्लास हो तो रही है राइट नाउ जिस पे अभी आप हैं? सर कोई और मेरी स्टूडेंट तो नहीं है क्लास की। नहीं, आपकी सिर्फ इसाम है, बाकी इसके अलावा कोई अभी आया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने टाइम से स्टार्ट कर दिया है। बाकी इसके अलावा आपकी 9 की फिजिक्स की क्लास 10 बजे होनी थी, वो नहीं हुई, वो बाद में होगी। ठीक है, अभी इस वक्त दूसरी की क्लास मैथ की चल रही है, वो भी और सर मैट्रिक की मैथ चल रही की है। कब वो होगी? भी इसके बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी ABC कंप्यूटर, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद EDVAC भी आया था। ठीक है, ये सारे का सारा आपकी बुक में लिखा हुआ डिटेल से। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की थी कंप्यूटर जनरेशंस की। ठीक है, जनरेशंस मैंने आपको कहा था टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हवाले से हमने बात कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हमने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही थी। ठीक है, कंप्यूटर कौन से थे, मशहूर कंप्यूटर कौन से थे, वो भी सारे का सारा मैंने आपको बता दिया। सेकंड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर था, जो कि 40 वैक्यूम ट्यूब के इक्विवेलेंट एक ट्रांजिस्टर में पड़ता था, जिससे हमारा तब्दीली क्या आई कि एक तो हमारा सर्किट छोटा हो गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस कर रहा था, सॉरी कंज्यूम कर रहा था, लेकिन हीट प्रॉब्लम अभी इसमें थी, अभी भी थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर में अक्सर खराबी आती थी। ठीक है, अच्छा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने कहा कि लैंग्वेज जो इनपुट या आउटपुट मेथड था, उसका इनपुट मेथड जो था वो बेसिकली वही पंच कार्ड वगैरह थे, लेकिन इसके साथ साथ ये था कि इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें हमने असेंबली लैंग्वेज को ऐड किया। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में हम वर्ड या सिंबल भी यूज़ कर लेते थे। ENIAC में जैसे कि हम सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसमें मशीन लैंग्वेज तो नहीं थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज थी जिसमें इंग्लिश वर्ड भी थे। अब चूंकि कंप्यूटर तो इंग्लिश जानता नहीं है, लिहाजा पहले इसको असेंबलर के जरिए मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो प्रोग्राम हम इसमें लिखते थे असेंबली लैंग्वेज में, पहले उसको कन्वर्ट करते थे असेंबलर के जरिए मशीन कोड में, उसके बाद फिर कंप्यूटर से समझता था। आउटपुट अभी भी इसका प्रिंट पेपर ही थे, प्रिंट आउट की सूरत में देता था, डिस्प्ले स्क्रीन नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ा था। थर्ड जनरेशन बेसिकली क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर डेवलप हुए। ठीक है, और तकरीबन 40 से 50 वैक्यूम ट्यूब के बजाय एक हम ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजिस्टर को मजीद हमने कंडेंस किया, और तकरीबन ये समझ लें कि सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर को हमने एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया छोटी सी जगह पर, तो उसको हमने कहा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने ट्रांजिस्टर को इसके अंदर लगा लिया, देखें IC की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आपको देखें इंटीग्रेटेड सर्किट की आपको कुछ IC की शक्लें नजर आ रही होंगी राइट साइड पे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज द hallmark ऑफ
थर्ड जनरेशन, यानी कि बेसिक रीजन था ये, उसकी बुनियाद थी, यही इसकी बैकबोन थी जनरेशन ऑफ थर्ड कंप्यूटर की, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये बेसिकली क्या था कि ट्रांजिस्टर वर, ठीक है, मैनिचुराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप, यानी कि मजीद इसको कंडेंस किया गया, मतलब कि ट्रांजिस्टर को कंडेंस करके छोटा करके इसको हमने एक सिलिकॉन चिप के ऊपर लगा दिया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, ठीक है, जिसको हमने कहा सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या था? ये सिलिकॉन चिप थी, ठीक है। अच्छा, विच डिस्क्रीटली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, और इसके नतीजे में क्या हुआ, ये जो हमारी ये जो सिलिकॉन चिप बनी, जैसे अब हमारे प्रोसेसर भी हैं, ठीक है, ये भी सिलिकॉन चिप के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन चिप जो है, यानी कि आईसी जो है, इसको सिलिकॉन चिप भी कहा गया, ये बेसिकली जब इसके ऊपर हमने ट्रांजिस्टर इम्प्लांट किए तो ये आईसी की शक्ल आ गई, ठीक है। अब आईसी से हमें क्या हुआ कि जो हजारों ट्रांजिस्टर छोटी सी आईसी के ऊपर आ गए, तो इसका नतीजा ये हुआ कि एक तो स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की। सर जी जी जी, बोलो इसाम। सर आपकी आवाज अटक रही है, बेटा आपके नेट का इशू हो सकता है, मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बीच ठीक है। बीच में अटक जाती है। अच्छा अच्छा, चलो आप थोड़ा सा अपने सिग्नल भी चेक करो, मैं दोबारा यहाँ से उसकी बैंडविड्थ भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आप, अब बेहतर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा ओके जी, सर। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके नतीजे में हमारी कंप्यूटर की स्पीड भी और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, यानी कि काम करने की सदात भी बन गई। पहले जो एक कमरे में कंप्यूटर था वो एक टेबल पे आ गया, अभी एक टेबल का कंप्यूटर जो है वो आपके छोटे टेबल के ऊपर आ गया, चेयर के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि मच स्मॉलर एंड चीपर, ठीक है, कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स बनने लग गए, ठीक है। इसका में फायदा क्या हुआ कि मच स्मॉलर, उसकी यानी कि सेकंड जनरेशन की निस्बत ज्यादा छोटे और ज्यादा सस्ते कंप्यूटर, यानी कम कॉस्ट के कंप्यूटर बनने लग गए, ठीक है। और उसके बाद इसकी स्पीड का ये आलम था कि इट कुड कैरी आउट, यानी कि ये तकरीबन बिलियंस ऑफ, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी, कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियंस बिलियंथ ऑफ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के लाखवें हिस्से, 10 लाखवें हिस्से में जाकर के ही काम कर सकता था। इसकी स्पीड या इसकी वर्किंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें इनपुट आउटपुट मेथड क्या था, इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी, तो यूजर इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हम क्या करते थे, इनपुट हम कार्ड्स के जरिए देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, कीबोर्ड इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, यानी कि यूजर इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ जो यूजर इंटरेक्ट होता था, यूजर इसके साथ जो काम करता था, जो कनेक्ट होता था, वो करता था कीबोर्ड, ठीक है, के जरिए, और मॉनिटर के जरिए वो इंफॉर्मेशन आउटपुट देख सकता था, यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास आए, ठीक है। कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस्ड विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर लॉन्च हो उससे गया। पहले बेटा उससे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं होते थे? नहीं नहीं, उससे पहले जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड में बताया ना कि वहां पर इनपुट हम देते थे पंच कार्ड के जरिए, ठीक है, या मशीन लैंग्वेज के जरिए डायरेक्टली हम उसे यानी कि पंच कार्ड के जरिए इनपुट देते थे, ठीक है, और आउटपुट उसकी कैसे आती थी, प्रिंट की सूरत में, ठीक है। फर्स्ट में भी ऐसा ही रहा, सेकंड में भी ऐसा रहा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बता दिया वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, लेकिन लैंग्वेज जो थी उसकी, यानी कि जो जिस पे वो काम करते थे, वो थी, पहले जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज पे काम करती थी, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज पे काम करती थी। बेसिकली असेंबली किया थी, इसमें हमने इंग्लिश के कुछ वर्ड डाल दिए थे और उसके बाद फिर उसको हम कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में थ्रू असेंबलर, ठीक है। अच्छा, लेकिन थर्ड कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी, इसमें हमारे पास कीबोर्ड भी आ गए, देखने के लिए हमारे पास मॉनिटर भी आ गए, ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत भी पड़ी, जैसे डॉस है, जैसे अभी हमारे पास विंडोज है, ये विंडो आपको पता काफी पुराना है, ये तकरीबन 80s में आ गया था विंडो 3.1 के नाम से, उससे पहले डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? विंडोज, जी जी, विंडोज 1.0 जो थी वो भी थी विंडोज 1.0 बेटा, लेकिन मार्केट में बहुत कम है कि वो प्रोफेशनल लेवल पर नहीं यूज हुई होगी, ठीक है। 3.1 प्रोफेशनल यहाँ पर हमारे पास हुआ था ना, 3.1 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमारे पास डॉस यूज हो रहा था, यानी कि वो बेसिकली मैं आपको अक्सर एक दो जो है वो टेक्निक आपके साथ डिस्कस किया करता हूँ, एक है CLI और दूसरा है GUI, ठीक है। CLI से क्या मुराद है, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि आपने जो भी कंप्यूटर पे काम करना है वो लिख के काम करना है, आप बगैर लिखे काम नहीं कर सकते, ठीक है।
और GUI क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अभी जब लेक्चर एंड होने वाला होगा ना, मैं आपको इसके यहाँ पर कंप्यूटर पे एग्जांपल दिखाऊंगा कि CLI और GUI में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी यानी कि GUI बेसिकली ये आगे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें थी, यानी कि अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लग गया, ठीक है। जो शुरू शुरू में डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, एप्पल ने अपना सिस्टम लॉन्च किया था, MS DOS, PC DOS वगैरह इस तरह के, ठीक है। अच्छा, इससे हमें फायदा क्या होता था कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करना शुरू किया तब यानी कंप्यूटर अब इस काबिल हो गया कि हम उस डिवाइस में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम एट अ टाइम रन कर सकते थे। पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर सिर्फ एक ही किस्म की जॉब करता था, जैसे हमने उसके अंदर पंच कार्ड लगाया एडिशन का तो उसने एडिशन ही हमें आउटपुट करके देना है, सब्ट्रैक्शन का लगा तो वही करके देना है। सेकंड जनरेशन में भी यही था कि सिंगल वर्क एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसने क्या किया, हमें सहूलत फराहम कर दी कि हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर पे काम कर सकते थे, ठीक है। यानी कि रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम, ठीक है, विद ए सेंट्रल प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया जो कि कंप्यूटर को मॉनिटर करता और हमारे लिए मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम चलाता था, उसको हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स फॉर फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू ए मैस ऑडियंस, ठीक है। मीन्स के पहली मर्तबा कंप्यूटर बहुत वसी पैमाना पर लोगों के इस्तेमाल में आए, ठीक है, बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर, क्योंकि वो अब ज्यादा छोटे और सस्ते हो गए थे देन देयर प्रेडिक्सर्स, मीन से अपने जो आबाऊ दाज थे उनकी निस्बत ये जो इनसे पुराने कंप्यूटर थे, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, थर्ड कंप्यूटर ज़्यादा छोटे हो गए थे, ज़्यादा चीपर हो गए थे, लिहाजा ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में ही आए, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात थी IC की, ठीक है। हमने वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट कर लिया, ट्रांजिस्टर को IC में कन्वर्ट कर लिया। अब 4th जनरेशन में हमने क्या किया कि मजीद और इंसान के दिमाग में और तरक्की, उसने कहा ये जो IC इतनी सारी लगती सर है। एक बार बताएं कि वैक्यूम ट्यूब काम क्या करता था? बेटा वैक्यूम ट्यूब काम करता था स्विचिंग का। स्विचिंग किसको कहते हैं? यानी कि पल्सेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है, जैसे आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ना, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर वाला ही काम करता था। यानी कि सर्किट को बेसिकली हमें Yes. पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप चलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलते हैं, जो बोर्ड चलते हैं, ये बेसिकली चलते हैं पल्सेस पे, बाइनरी नंबर पे 0 1 0 1 1 0 1 इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम पल्सेस जनरेट करके हार्डवेयर को बताता है कि तुमने करना क्या, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने एक टाइम में 2 पल्सेस छोड़ दी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहूँ कि अगर मैं कहूँ जी एक मरतबा कहूँ, या जैसे मैं टेबल एक मरतबा जाता हूँ टिक, तो इसका मतलब ये है कि दरवाजा खोल दो। अगर मैं 2 मरतबा जाता हूँ तो इसका मतलब है दरवाजा बंद कर दो। अगर 3 मरतबा जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दरवाजा खोल के रखना और स्टैंड बाय रहना। यानी कि मैंने इसको 3 डिफरेंट कमांड दे दी। अभी करते क्या है, जैसे आपका ट्रांजिस्टर है ना, या जैसे आपकी वैक्यूम ट्यूब है, ये आपको पल्सेस जनरेट करके देती। जैसे एक पल्सेस ने जनरेट की, इसका मतलब ये फलां काम करो, 2 पल्सेस जनरेट की, इसका मतलब ये काम करो, ठीक है। और ये पल्सेस बाकायदा एक साइंस है, पल्सेस जनरेट करना ये बाकायदा एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस ही ये है। स्विचिंग इसको कहते हैं, स्विचिंग। सर जब जी। फर्स्ट जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं था तो हम लोग टाइपिंग किस पे करते थे? हम टाइपिंग नहीं करते थे उसमें, हमें जो काम देना होता था ना वो उसके लिए पंच कार्ड बनते थे। यानी कि गत्ते का लंबा सा कार्ड होता था, ये रील होती थी, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते थे, पंच होते थे, होल पंच होते थे, जिसको कंप्यूटर रीड करके समझ जाता था कि मैंने काम क्या करना है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो म्यूजिक बॉक्स, आपने देखा म्यूजिक बॉक्स कभी खोल के इसको देखा आपने? म्यूजिक बॉक्स आता है ना जो, यस सर। जैसे हम खोलते हैं तो बड़ी सुरीली से घंटियां बजाता है, टीन टीन टीन, यानी हैप्पी बर्थडे की ये वो वगैरह वगैरह। वो पीछे चल कैसे रही होती हैं? आप कभी उससे देखेगा कि उसके पीछे ना एक मोटर होती है, या उसके पीछे जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे से निशानात उभरे होते हैं। अब वो जो म्यूजिक बॉक्स होता है उसका जो बाजे का जो लीवर होता है, वो जैसे जिसके ऊपर आकर के क्लिक करता है, जहां जहां से वो टच होता है, वैसी वैसी वो साउंड निकालता जाता है। तो बेसिकली वो क्या था, वो ये थे उभार होते थे, लेकिन कंप्यूटर में वहां पर क्या होते थे, होल पंच होते थे, ठीक है। मैं देखूंगा और मुझे इसके हवाले से आपको कोई वीडियो वगैरह मैं आपको इसकी शेयर करवाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली इनपुट कैसे काम करता था, ठीक है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में हम इनपुट कार्ड्स के जरिए करते थे। यानी कि मखसूस काम के लिए हमने पहले उस तरह के कार्ड बनाने पड़ते थे, वो कार्ड मशीन में एंटर करते थे, फिर मशीन काम करती थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास
कीबोर्ड आ गए, हमने अपनी मर्जी से इनपुट देनी शुरू कर दी, ठीक है, और आउटपुट के लिए हमारे पास मॉनिटर आ गए। इससे पहले हमारे पास मॉनिटर नहीं होते थे फर्स्ट सेकंड जनरेशन में। हमारे पास जो काम हमारा होता था, जो इन्फॉर्मेशन होती, जो रिजल्ट होता था, आउटपुट होता था, वो हमें प्रिंट आउट की सूरत में मिलता था, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई थी। थर्ड जनरेशन के बाद अभी भी कंप्यूटर बड़ा था, यानी कि अभी भी एक टेबल के ऊपर, एक बड़ा कंप्यूटर टेबल के ऊपर आ जाता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइंसदानों ने मजीद सोचा, मगजमारी की, उन्होंने कहा नहीं यार इससे भी छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमने उठा के बहुत सारी आईसीस को उठा करके एक प्रोसेसर पे, एक सिलिकॉन चिप पे लगा दी, उसको हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि हंड्रेड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब मेक्स वन ट्रांजिस्टर, thousands of one transistor, thousands of transistors make one IC, or thousand of IC made one processor। मीन्स के अब ये माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास बहुत सारी आईसीज का मजमुआ है। यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने दौर की निस्बत अब हमारे पास कंप्यूटर कितना छोटा और कितना चीपर हो गया, ठीक है, सस्ता है, चूंकि इसका लागत कम आती थी। पहले हजारों लाखों वैक्यूम ट्यूब होती थी, ठीक है। अब वो हमारे पास जो है, जैसे आज अगर हम कंप्यूटर, आज का दौर का जो कंप्यूटर जितना काम कर रहा है, अगर हम इसको वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बनाए तो शायद हमारे 5-6 कमरे ले जाए, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर की निस्बत क्या है, प्रोसेसर एक हमारे हाथ की हथेली पे, पाम पे आ जाता है, ठीक है। ये उतने काम कर रहा होता है जितना पहले, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहा है ये। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या आता था, माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की वजह से चौथी जनरेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि हजारों आईसीज जो थी वो बिल्ट इनटू ए सिंगल सिलिकॉन चिप, इन सबको हमने एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे लगा दिया और इसको हमने कहा प्रोसेसर। देखा जैसे यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे देखो माइक्रो प्रोसेसर आपको नजर आ रहा होगा, इसके छोटे छोटे, यानी कि ये जो सिलिकॉन चिप है इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, लाखों की तादाद में आईसीज हैं। ट्रांजिस्टर तो मिलकर आईसी बनती है ना, अब लाखों आईसी, हजारों आईसी मिलकर के एक माइक्रो प्रोसेसर बना, ठीक है। इससे क्या हुआ, एज दिस स्मॉल, ठीक है, कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल, इसके नतीजे में क्या हुआ, कंप्यूटर मजीद ताकतवर हो गया। दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से नेटवर्क की इब्तदा हुई। नेटवर्क एक अलग साइंस है, कंप्यूटर की ब्रांच है, बहुत जबरदस्त। जितने आपको टेली कम्युनिकेशन चल रहा है, जितना आपको जीपीएस चल रहा है, जितना आपका इंटरनेट चल रहा है, ये सारे का सारा नेटवर्क की ही मिसाल है, जो कि कंप्यूटर की ही एक शाख है, ठीक है। विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, और जो आगे चल के इंटरनेट की बुनियाद बना, ठीक है। अच्छा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है, द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी कि अब इस हम माउस के जरिए, ये हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर को कंट्रोल करने लग गए, यानी कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी आ गया, और इसके अलावा जैसे लाइट पेन हो गया, इस तरह की चीजें भी हमारे पास आ गई, ठीक है। हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि हाथ के जरिए जो चलने वाली डिवाइसेज है। अब वो इनपुट वाला काम नहीं रह गया, अब हम अपनी मर्जी से चाहे कीबोर्ड से दें, चाहे माउस से सेलेक्ट करके चलें। अच्छा, GUI से मुराद होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि ऐसा इंटरफेस जिसमें हमने ग्राफिक्स को यूज किया है, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये तो हमारी होगी फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या थी भाई, टेक्नोलॉजी के बेस पे तो हमने फोर्थ जनरेशन तैयार कर ली, आज तक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर ही यूज हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में मजीद तरक्की मजीद कैसे हुई, आगे तरक्की यूं हुई कि हमने कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए, चूंकि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बहुत पावरफुल आ गए थे, जो कि अब मिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब कि कैलकुलेशन विद इन अ मिली सेकेंड कर सकते थे, यानी कि करोड़ों अरबों कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के 1000वें हिस्से में कर सकते थे, इतनी फास्ट स्पीड हो गई थी। लिहाजा अब हमने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए जो कंप्यूटर को मजीद बेहतर से बेहतरीन करें। यानी कि उसके अंदर हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी जो इंसान खुद सोच सकता है, वो उसने कंप्यूटर को महदूद सोच दे दी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई, इंटेलिजेंस मैंने जहानत, यानी कंप्यूटर के अंदर जहानत पैदा कर दी, मसनूई जहानत, वो भी लिमिटेड। मिसाल के तौर पे अब कंप्यूटर खुद सोच ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले भी इसकी मिसाल दी थी जब हम बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे, इसके ड्रॉबैक्स देख रहे थे, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर नो IQ, इसके अंदर IQ नहीं है। तो मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल कोट की थी कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और आप उसे डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर आपको ये नहीं कहा भाई क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको क्यों डिलीट कर रहे हो, मैंने नहीं डिलीट करनी, तुम चाहे कमांड देते हो, मैं नहीं डिलीट करूंगा, वो ये नहीं कहता।
उसकी चूंकि अकल काम नहीं करती, आपने उसको जो कहना उसने कर देना, डिलीट कर दिया उसने, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो आपको बताता कि नहीं जी ये इस फाइल को डिलीट ना करना। इसका हमने हल क्या निकाला, हमने ऐसे प्रोग्राम बना दिए जो हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हमने उसको बता दिया, कंप्यूटर को बता दिया कि अगर ये वाली फाइल मैं डिलीट करूँ ना तो तुम पहले मुझसे पूछना। इसको कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इसको सिखा रहा हूँ, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर बच्चा वैसे ही करता है, चाहे कुछ भी हो उसने वैसे ही करना है। तो इसी तरीके से इसको भी हमने बता दिया कि अगर ये काम हो तो तुम यूं करना, ये हो तो यूं करना, इस तरह हो तो यूं करना, ठीक है। इसको हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसके अंदर हमने मस्नूई ज़हानत पैदा कर दी थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने, अच्छा, और जो कि अभी भी स्टिल इन डेवलपमेंट, जो उसमें पे अभी भी काम हो रहा है, मजीद बेहतर से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा की जा रही है कंप्यूटर में, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या था, द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। यानी कि अब हम जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम ऐसे हार्डवेयर बना रहे हैं, यानी कि सेंसर बेस्ड हार्डवेयर बना रहे हैं, उससे हमें क्या मदद मिली कि हम मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजीद और हकीकत के करीब लेकर के आ रहे हैं, वो आर्टिफिशियल से ज़्यादा रियलिटी की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू द नेचर लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को इस हालत में ले आए कि वो कुदरती तौर पे अपने फैसले करने के काबिल हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने एक रोबोट बनाया, ठीक है, और रोबोट चल रहा है, चलता जा रहा है, अब आगे खड्डा आ गया, उसने चलते जाना, उसने देखना नहीं है। इंसान तो आंखें, इंसान की आंखें ना वो देख करके फौरन खड्डे को रियलाइज कर लेता है और वहां से पीछे हट जाता है। जैसे फर्ज करो कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर इंसान नहीं जाता, वहां से पीछे हट जाता है, ठीक है। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करते। अब इसके अंदर हमने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसके अंदर हमने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा ऐसा बनाते जा रहे हैं कि अब वो इन तरह की चीजों को रिस्पॉन्स करता है। मिसाल के तौर पे जहां पर बहुत ज्यादा हीट होगी, जी बोलो सर बेटा। गूगल ने जो रोबोट बनाया है वो भी ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है और यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर सकता है ना। वो टेम्परेचर देख सकता है, ठीक है, उसको पता है कि कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर ऊंचाई है, उसको ऊंचाई पे कैसे जी चढ़ना है, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है, ठीक है, उतरना कैसे है, चढ़ना कैसे है, उसको सारे के सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। उसका असल में हुआ क्या, उसके जो फीट है ना उसके साथ हमने सेंसर लगा दिया, ठीक है। वो सेंसर उसे बताता है कि यहाँ पर आगे खड्डा है, तो वो क्या करता है, खड्डे से पाँव हटा लेता है, ठीक है। अब उसको बताया कि पहले लेफ्ट करो, अगर लेफ्ट पे भी चीज है तो फिर राइट करो, राइट पे भी है तो लेफ्ट राइट करो, यानी कि सेंटर में ले आओ। उसको अपने प्रोग्राम दिया हुआ है, वो उस प्रोग्राम के जरिए काम कर रहा है, वो उसके जरिए चल रहा है, ठीक है। इससे पहले इसी किस्म का एक और रोबोट टोयोटा ने बनाया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था, टोयोटा मोटर कार कंपनी ने, ठीक है। इसने तो अब बनाया ना, उसने बहुत पहले बना दिया यस था, सर, टोयोटा ने। ठीक है। तो इसका सर मतलब ये, टोयोटा नहीं, होंडा ने। हाँ जी होंडा ने है, सॉरी होंडा ने, ठीक है, होंडा ने बनाया था, ठीक है। टोयोटा ने तो उसके बाद अपनी कारें ऐसी बनाई होंडा थी कि हाँ जी, टोयोटा ने बेसिकली कारें ऐसी बनाई थी जो सेल्फ ड्राइव थी, ठीक है। आगे गाड़ी को देख करके खुद वो ब्रेक लगाती थी और खुद वो जो है वो, यानी कि उसमें सेफ्टी सिस्टम खुद कार होता सर था। गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी नहीं वो बेटा, वो खुद ही यूरोप में, रास्ते में मुड़ गई। वो यूरोप में चल रही है और वो गूगल मैप के जरिए चल रही है, ठीक है, उसके अंदर यस गूगल सर, मैप है सारा। लेकिन उसका मसला ये होता है कि अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी आ जाए जो मैप के अंदर ना होना तो वो उसके ऊपर से चले जाएगी। जाहिर बात है उसको जैसे नहीं मैप पता में ना। कोई गलत रास्ता। हाँ जी, अब हम्म। एकदम से आपने को गाड़ी दरमियान में, लेकिन उसका हल है, उसका हल ये है कि वापस सेंसर लगे हुए, गाड़ी के साथ सेंसर भी लगे हैं, वो आगे रुकावट देख लेते हैं कि जी ये आगे रुकावट है, और उसके साथ साथ उसको दूसरा सेंसर ये भी बता रहा है कि रोड की स्मूथनेस किस तरफ है, वो फिर रोड की स्मूथनेस के साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल हम आगे चलते हैं। द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खुद ब खुद वो देखे, सोचे, समझे और अपने डिसीजन ले, ठीक है। देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ऐसे अब सॉफ्टवेयर आ गए जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल आपके पास वर्ड टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर आए हुए हैं ना, यानी कि आप बोलते हो और वो चीज़ कंप्यूटर पे लिखी जाती है, यानी कि आवाज़ को वो सेंस करता है। तो बेसिकली ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन का सिलसिला। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, यहाँ पर मैंने आपको बताना था
कि GUI और CLI क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CLI। GUI से मुराद है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि ऐसे इंटरफेस जिसमें हम पिक्चर को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैं देखें यहाँ पर जैसे माउस के जरिए काम कर रहा हूँ, ये क्रॉस है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं क्रॉस कर दूं, क्लोज कर दूं, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से Alt F4 दबा दें। नहीं बेटा, अल्ट्रा F4 ही दबाना है मेरा यहाँ पर। उस सिलसिले में इसको दोबारा भी लेकर के आता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा जी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से मैंने स्क्रीन अपनी शेयर की हुई थी, मैंने वो सॉफ्टवेयर अपना बंद किया था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, ये आपके पास मेरी स्क्रीन आ रही होगी, आ रही है ना स्क्रीन। अब देखें यहाँ पर मैं, ये मेरे पास देखें ये पिक्चर है, ठीक है, ये मेरे पास कंप्यूटर पिक्चर है। इसका मतलब अगर मैंने कंप्यूटर देखना तो मैं इस पिक्चर को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखें मैंने इसे और सर बंद करने लगा भाई, मुझे मॉर्निंग आ गई, ये 11:05 हो गए, अगली क्लास आने वाली है, ठीक है। तो सर आप 2-3 मिनट का टाइम देते, मैं छोड़ रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है। देखें ये जो पिक्चर बेस पे काम कर रहा हूँ, जैसे देखें मैंने माई डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर कंप्यूटर पे क्लिक किया तो मेरे पास कंप्यूटर खुल गया। ये है, इसको कहते हैं ग्राफिक, चूंकि ग्राफ, ये पिक्चर को ग्राफिक मैंने कहा, जितने भी पिक्चर चीजें होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि पिक्चर बेस पे अपने कंप्यूटर को चला रहा हूँ, इसको कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब अगर यही चीजें मैं इसको मैं अगर लेकर हूँ CLI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास विंडो 10 में हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। सर मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आई हुई है, चलिए मैं आपको बाद में बता दूँ। यानी कि जहाँ पर मैं लिख करके काम करता हूँ, ठीक है, उसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। मिसाल के तौर पे मैंने कोई फाइल खोलनी है, ओपन करनी है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ओपन लिखता हूँ या लिखता हूँ CD स्लैश या बैकस्लैश करके मैं फोल्डर खोलता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली इस तरीके से काम करता है, सही। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। चलें जी, इसके अलावा और बाकी बच्चे भी हैं। चलें जी ठीक है, क्लोज कर देते हैं हम। अच्छा बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। कल मैं आपको फर्दर इसमें और आगे लेकर के चलूँगा। इस हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?